ओके बेटा, वेलकम बैक अगेन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आज हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे? नलिकाओं की संरचना विकास, ठीक है ना। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने आप लोगों को थोड़ा सा जनरल बताया था कि जो एक पौधा होता है, आवर्त बीजी पौधे जो होते हैं, आवर्त मतलब जिनके बीजों के ऊपर आवरण होता है, ठीक है। आवर्त बीजी पादपों में जनन हेतु विशिष्ट संरचना पाई जाती है जिसे आप लोग पुष्प बोलते हो। क्या बोलते हो? पुष्प बोलते हो, ठीक है। अब पुष्प हम लोग बोल रहे हैं, पुष्प के अंदर कौन कौन से भाग हैं? मैंने बताया था पुष्प के अंदर दो तो आवश्यक चक्र होते हैं, दो अनावश्यक चक्र होते हैं। आवश्यक उसके जनन भाग होते हैं जैसे नर जननांग और मादा जननांग, ठीक है। और अनावश्यक होते हैं बेटा उसके दलपुंज और बाह्य दलपुंज, ठीक है। तो अब जब हम लोग बात करते हैं नर युग्मक पद्धति यानी कि नर जो युग्मक है यानी कि नर जो जननांग है, ठीक है ना, उसकी संरचना की वो क्या होता है, किस तरीके से होता है और नर युग्मक कैसे बनाता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताऊं, जो आप लोगों को नर जननांग है जिसे आप लोग पुंकेसर बोलते हो, एक इकाई को, उसकी एक इकाई क्या कहलाती है? पुंकेसर कहलाती है। अच्छा, एक पुंकेसर के अंदर मैंने कल आप लोगों को बताया भी था, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर बताया था कि एक पुंकेसर के अंदर तीन मुख्य भाग होते हैं। जो नीचे वाला भाग होता है ये वाला, यानी कि जो आपके पुष्पासन से, किससे? पुष्पासन से जुड़ा हुआ रहता है, उसे आप लोग बोलते हो पुतंतु। पुतंतु क्या है बेटा? ये तंतु एक लंबी बेलनाकार और रंध्रमय संरचना होती है, ठीक है। अब बेलनाकार रंध्रमय संरचना है जिसके ऊपर आपके पराग कोश लगे रहते हैं। पराग कोश, कोश मतलब पराग कणों के रहने का स्थान, ठीक है। यानी एक थैलेनुमा संरचना जिसमें पराग कण रहते हैं वो क्या कहलाता है? पराग कोश कहलाता है। वो क्या कहलाता है? आपका पराग कोश कहलाता है, ठीक है। और पराग कोश जो है वो द्विपालित संरचना है। हमें पता है कि पराग कोश जो उसके अंदर दो पालियां पाई जाती हैं, एक ये पाली है, एक इसके जस्ट पीछे मैंने दिखाया हुआ है, ठीक है ना। ये द्विपालित संरचना होती है। फिर बात करते हैं कि पुतंतु का वह भाग जो पराग कोश की दोनों पालियों को जोड़े रखता है वह क्या कहलाता है? योजी कहलाता है। कल हम लोगों ने ये पढ़ लिया था, यानी कि इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम लोग ये पढ़ चुके थे, ठीक है। ओके, अब आपकी बुक के अंदर आरबीसी में लिखा हुआ है कि पराग कोश को आप लोग लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु पर्ण, ठीक है। अब प्रत्येक पराग कोश के अगर हम लोग काट कर देखें, यानी कि उसका अनुप्रस्थ काट कर देखें, तो पराग कोश की संरचना कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, ठीक है। द्विपालित संरचना है। देखो, एक पाली तो ये वाली है, इधर वाली ये एक, और ये दूसरी द्विपालित संरचना है। कितनी पालित है बेटा? द्विपालित। द्विपालित मतलब दो पालियां होती हैं और प्रत्येक पाली के अंदर दो वेशम होते हैं। ये रहा, ये पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एक जो पराग कोश है वह मुख्यतः चतुष्कोष्ठकीय संरचना है। या कैसी संरचना है? चतुष्कोष्ठकीय। चतुष्कोष्ठकीय मतलब उसके अंदर चार कोने होते हैं। कितने कोने हैं? चार कोने। चतुष्कोष्ठीय संरचना होती है। ओके, अब बात करते हैं कि भाई इसकी संरचना के बारे में। सर ये क्या है, किस तरीके से है? अच्छा, इस पराग कोश के अंदर आपके लघु बीजाणुधानी पाई जाती है, ठीक है। और लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणु, अच्छा एक शब्द आता है बेटा लघु बीजाणुधानी। अभी मैंने बोला लघु बीजाणुधानी। लघु मतलब छोटे, बीजाणु मतलब युग्मक, ठीक है। धानी मतलब उनको रखने का स्थान। तो लघु बीजाणुधानी पाई जाती है और उन लघु बीजाणुधानियों में क्या होता है? आपके लघु बीजाणु यानी कि परागकण या फिर नर युग्मक उपस्थित होते हैं, ठीक है। लघु बीजाणुधानी होती है और उसके अंदर क्या होते हैं? आपके परागकण या फिर नर युग्मक उपस्थित होते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं कि शुरुआत की अवस्था में, अब बात करते हैं, आपकी बुक में लिखा हुआ है बेटा आरबीसी की में, शुरुआत की अवस्था में क्या होता है कि ये इसके ऊपर एक बाह्य त्वचा एपिडर्मिस के द्वारा आवरण होता है। आई बात समझ में? शुरुआत की अवस्था में कौन सी अवस्था होती है? एक एपिडर्मिस यानी कि बाह्य त्वचा का एक आवरण होता है जिसमें आपकी बुक में लिखा हुआ होगा होमोजीनस सेल, समरूपी, होमोजीनस सेल्स यानी कि समरूपी कोशिकाओं का समूह होता है। लिखा हुआ होगा आपकी बुक के अंदर, आप लोग देखिएगा, राजस्थान बोर्ड की बुक के अंदर साफ स्पष्ट लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को समरूपी कोशिकाओं का। अब समरूपी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सम मतलब एक समान, रूपी मतलब इनका रूप क्या हो, इनकी स्ट्रक्चर क्या हो, एक जैसी हो, ठीक है ना। और इन कोशिकाओं को आप लोग क्या बोलते हो? इन कोशिकाओं को हिंदी में तो हम लोग बोलते हैं प्रपसु कोशिकाएं। कौन सी कोशिका? प्रपसु कोशिका। और इंग्लिश की अगर हम लोग बात करें तो आर्चीस्पोरियल सेल, आर्चीस्पोरियल सेल्स, ठीक है। कौन सी कोशिका बोलते हैं? प्रपसु कोशिका और आर्चीस्पोरियल सेल, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं
कि ये आर्चीस्पोरियल सेल जो है ये क्या करती है, ये आगे जाकर लघु बीजाणुधानी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और उनसे नलिकाओं का निर्माण होता है। उनसे किसका निर्माण होता है बेटा? आर्चीस्पोरियल सेल की मैं बात करूं, समरूपी कोशिकाएं। समरूपी मतलब एक समान होती है, ठीक है। अब ये समरूपी कोशिकाएं जो है होमोजेनस सेल्स का एक ग्रुप है जिसमें हाइपोड्रमल एपिड्रमल अलग अलग लेयर के अंदर प्रेजेंट रहती हैं। तो इसे आप लोग क्या बोलते हो? प्रपंसु कोशिकाएं बोलते हो। और ये प्रपंसु कोशिकाएं आगे चलकर पराग कणों का निर्माण करती है, ठीक है। फिर आपको बात करें कि इनमें से क्या क्या बनता है, तो इनसे आप लोगों की बीजाणु मात्र कोशिका बनती है, बीजाणुजन ऊतक बनता है। यही आगे चलकर किसका निर्माण करती है? बीजाणु मात्र कोशिका। किसका निर्माण करती है? बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है और उससे क्या बनता है? आपका बीजाणुजन ऊतक बनता है, ठीक है। फिर मैं बात करूं आप लोगों की कि जो पराग कोश है उसकी संरचना किस तरीके की होती है। कई बार क्वेश्चन आता है पराग कोश की संरचना, क्योंकि इसके अंदर जो इसकी परतें हैं बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग एक पराग कोश का अनुप्रस्थ काट कर देखते हैं, मैंने कल आपको शब्द समझाए थे, एक तो समझाया था मैंने अनुदैर्ध्य। दो तरीके के कार्ड होते हैं, अनुदैर्ध्य और दूसरा होता है अनुप्रस्थ। कौन कौन सा? अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य की बात करें अगर हम लोग और अनुप्रस्थ की बात करें, तो अनुप्रस्थ का मतलब पता है क्या होता है? माना कि आपका कोई वर्किंग प्लेन है, यानी आपका कोई सतह है। अगर इस सतह के, अब सुनना, आपने कोई भी एक ऑब्जेक्ट रख दिया इस तरीके से, ये रहा, ठीक है। अगर आप, ये सतह है आपकी, सतह के समानांतर इस तरीके का, सतह के समानांतर अगर आप काटते हैं ऐसा, तो ये क्या होता है? अनुप्रस्थ काट। ये कौन सा काट होता है? अनुप्रस्थ काट, ठीक है। और सतह के लंबवत होता है इस तरीके का, यानी सतह से 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ। कितने डिग्री का कोण बनाता हुआ? 90 डिग्री का। तो वो क्या होता है? अनुदैर्ध्य काट। वो क्या होता है? अनुदैर्ध्य काट, ठीक है, अनुदैर्ध्य काट। अच्छा, एक शब्द आता है कि पराग कणों का जो है आप लोगों का परिवर्तन कैसा होता है, तो ये सुबीजाणुधानी, आपकी बुक में लिखा हुआ है सुबीजाणुधानी, मतलब ये लघु बीजाणुधानी के अंदर होता है, ठीक है। फिर आता है कि पराग कोशों के, पराग कणों के अंदर कौन सा विभाजन होता है, तो परिणत लगातार समसूत्री विभाजन होते हैं। फिर बात करते हैं आप लोगों की इसकी संरचना के बारे में। तो इसकी संरचना की अगर हम लोग बात करें, अब लोग क्या बताते हैं कि 4 परतें होती है, नहीं, एक पराग कण की संरचना के अंदर, एक पराग कोश की संरचना, पराग कण नहीं, पराग कोश की संरचना के अंदर 2 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है पराग भित्ति, पराग भित्ति, और दूसरा होता है बीजाणुजन, बीजाणुजन ऊतक। पराग भित्ति और बीजाणुजन ऊतक, ठीक है, पराग भित्ति और बीजाणुजन ऊतक। आई बात समझ में? आई बात समझ में कि अगर हम लोग एक मैच्योर पराग कोश की संरचना ले, उसका अनुप्रस्थ काट कर देखें, तो उसके अंदर 2 ही चीजें हमें देखने को मिलेंगी। एक तो होती है पराग भित्ति और दूसरा होता है क्या? बीजाणुजन ऊतक। दूसरा क्या होता है? बीजाणुजन ऊतक। अब ये पराग भित्ति जो है, भित्ति मतलब दीवार, भित्ति का मतलब क्या होता है बेटा? दीवार। भित्ति का मतलब क्या होता है? दीवार, वॉल। आई बात समझ में? इस पराग भित्ति को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? पहली है आपकी बाह्य त्वचा, दूसरी है अंतःथीसियम, तीसरी है आपकी मध्य परत, और चौथी है आप लोगों की टेपिटम। टेपिटम जो 10 स्टार क्वेश्चन है, यानी कि टेपिटम के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलता है, नीट यूजी में भी देखने को मिलता है, ठीक है, एनसीईआरटी में भी कई बार सीबीएसई एग्जाम्स के अंदर भी आता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें पराग भित्ति, तो पराग भित्ति मतलब जो इस पराग कोश को चारों ओर से घेरे हुए रखी हुई, ठीक है, जो इस पराग कोश को क्या है? चारों तरफ से क्या करके रखी हुई है? घेरे हुए रखी हुई है। ओके, ठीक है, बात करें आगे, बात करें आगे, चलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया कि जो इस पराग कोश को क्या करे हुए रखी हुई है? घेरे हुए रखी हुई है। इसकी बात करें पराग भित्ति की, तो पराग भित्ति के अंदर 4 मुख्य परतें होती हैं, जो बाहर से अंदर की तरफ, मैंने आप लोगों को बताया था अपनी वीडियोस के अंदर कि अगर हम लोग किसी की संरचना देखते हैं, किसी की स्ट्रक्चर देखते हैं, तो स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए, संरचना की स्टडी करने के लिए हम लोगों को आउट टू इनसाइड जाना पड़ता है, ना कि इन टू आउटसाइड, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ नहीं कर सकते हम लोग, ये साइंस का रूल है, ठीक है। आप लोग कहां से? बाहर से अंदर की तरफ स्टडी कर सकते हैं,
बाहर से अंदर की तरफ क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं अगर हम लोग कि पराग भित्ति के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं होती है, तो सबसे पहली आती है पराग भित्ति के अंदर संरचना जो है वह आती है आपकी बाह्य त्वचा। कौन सी, बाह्य त्वचा, जिसे आप लोग अंग्रेजी में आप लोगों को काफी लोग जो है वो एपिडर्मिस बोलते हैं, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा पता है क्या है, ये सबसे बड़ी कोशिकाओं का एकल स्तर है। एकल स्तर देखिएगा, अब कई बार बच्चों को क्वेश्चन क्या आता होगा कि सर आपने ये डायग्राम बनाया, अब इसको गोला करके आप लोगों ने इधर कैसे बना दिया, इसको गोला करके आप लोगों ने इधर कैसे बना दिया, तो बेटा इसको हम लोगों ने मैग्नीफाई करके, मैग्नीफाई करने जानते हो, मैग्नीफाई करना मतलब कि आप लोगों ने ये चित्र बनाया, तो ये चित्र बनाने के लिए आप लोगों ने क्या कर दिया, उसको बड़ा करके यहाँ दिखा दिया कि भाई ये इंटरनली उसके आंतरिक संरचना जो इस तरीके की होती है, आंतरिक संरचना जो है इस तरीके की होती है। हमें पता है कि इसके अंदर 4 परतें होती है और एक बीजाणु तक होता है, पता लग गया, ये वाला डायग्राम पता लग गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि अगर क्वेश्चन आता है कि पराग कण का या पराग कोश का अनुप्रस्थ काटते समय वह किस तरीके का दिखाई देता है, तो अनुप्रस्थ काटते समय वह क्या है, वह लगभग गोल, ये शब्द जरूर लिखना है, लगभग गोल दिखाई देता है, पूरा गोल नहीं होता वो, लगभग गोल या गोलाकार दिखाई देता है। आई बात समझ में, आई बात समझ में बेटा, लगभग गोल या गोलाकार दिखाई देता है। ओके, क्लियर है। अभी हमने पढ़ा कि पराग भित्ति के अंदर 4 परतें होती है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये 5वां जो है बीजाणुजन ऊतक होता है, ठीक है। ये 2 संरचना है, पराग भित्ति के अंदर 4 परतें होती है और बीजाणुजन ऊतक होता है। अब हम एक एक लेयर को, एक एक परत को ढंग से लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एंड इसको आप लोग क्या बोलते हो, एंडोथीसियम, इसको आप लोग क्या बोलते हो, मिडिल लेयर, ये तो टेपिटम, इसका नाम टेपिटम ही होता है बेटा, और इसको बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू, क्या बोलते हैं हम लोग, स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। ये बात करते हैं, सबसे पहली लेयर कर लेते हैं हम लोग बाह्य त्वचा की, भाई बाह्य त्वचा क्या है, बाह्य त्वचा क्या है, ठीक है। बाह्य त्वचा क्या है, सबसे बाहर वाली, आपकी बुक में लिखा हुआ है, और एकल परत, एकल कोशिकाओं की, देखो ये हरे वाली कोशिकाएं दिख रही है, एक सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर है बस, सबसे बाहर वाली परत होती है, एकल कोशिकाओं की परत होती है, ठीक है ना। दूसरा, ये क्या करती है, ये रेखीय दिशा में, रेखीय दिशा का मतलब क्या होता है कि रेखाओं के फॉर्म में होती है बेटा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होती है। काम क्या होता है इसका, केवल और केवल प्रोटेक्शन देना है, प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा देना, बस किसी भी पराग कोश को क्या देती है, सुरक्षा देने का काम करती है, क्या देने का काम करती है, सुरक्षा देने का काम करती है। दूसरा आता है अंतेथीसियम, इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी लेयर, ये क्या होती है, ये भी एकल परत होती है, ये सिंगल लेयर, देखो ये काले वाले लेयर दिख रही है, बस इतना तो समझना पहली बात। दूसरी, इसकी कोशिकाएं थोड़ी मोटी होती हैं, कैसी होती है, थोड़ी मोटी होती हैं, आई बात समझ में। अब मोटी कोशिकाएं हैं, ये क्या होती है, रेडियल फॉर्म में होती है, त्रिज्यीय फॉर्म में होती है। फिर अब सुनिएगा इसके अंदर क्या होता है, ये पराग कोश के स्फुटन के अंदर मदद करती है, किसमें मदद करती है, स्फुटन, स्फुटन होता है बेटा बस्टिंग, ठीक है, यानी पराग कोश से पराग कणों का निकलना, पराग कोश से पराग कणों का निकलना स्फुटन के अंदर क्या कर रही है, मदद करती है, स्फुटन के अंदर क्या करती है, मदद करती है, ठीक है ना। अच्छा, ये किससे बनी होती है बेटा, ये याद रखिएगा, ये अल्फा सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, किससे मिलकर बनी होती है, अल्फा सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। जब इनमें पानी की कमी हो जाए इन कोशिकाओं में, तो ये डिहाइड्रेट होने के साथ साथ क्या कर देती है, पानी की कमी होने के साथ इनमें खिंचाव उत्पन्न होता है, और खिंचाव उत्पन्न होने के साथ ये फट जाती हैं, और जिससे परागकण जो है वो बाहर निकल आते हैं, परागकण क्या है वो बाहर निकल आते हैं। आई बात समझ में, आई बात समझ में। सामान्यतः ये कोशिकाएं जो है आर्द्रता ग्राही, आर्द्रता ग्राही का मतलब पता है क्या होता है कि भाई नमी को ग्रहण करने वाली होती है, ठीक है। इसकी जो कोशिकाएं हैं ये वाली, ये इनकी क्या खास बात है, ये आर्द्रता ग्राही होती है, आर्द्रता ग्राही, यानी कि इनके पास, इनको पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है, और जब आर्द्रता की कमी हो गई, नमी की कमी हो गई, मैंने अभी बताया, तो ये क्या करती हैं, ये फट जाती हैं, और इससे क्या होता है आप लोगों का नॉर्मली फटने के साथ में
पराग कोष फट जाता है, इनमें खिंचाव आने के साथ पराग कोष फट जाता है। फटने के साथ क्या होता है आप लोगों का कि पराग कण जो है वो बाहर रिलीज हो जाते हैं। फिर आता है आपका मध्य परत। मध्य परत की 1 से 3 लेयर होती है, मैंने यहाँ पर 2 ही बना रखी है। 1 से 3 लेयर होती है, ठीक है ना। ये भित्ति युक्त कोशिकाएं और अल्पकालिक होती है, कुछ समय के लिए जिंदा रहती है फिर मर जाती है। फिर आता है आप लोगों का टेपिटम। ये इंपॉर्टेंट है, 10 स्टार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसकी अगर हम लोग बात करें कि टेपिटम लेयर क्या है, तो हिंदी में इस टेपिटम को पोषुतक बोलते हैं। पोषुतक हिंदी के अंदर शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन ये शब्द अगर याद ना हो तो आप लोग टेपिटम याद रखिएगा, बहुत सरल शब्द है, बहुत ही सरल है। टेपिटम जो है एक विशिष्ट स्तर है, सबसे आंतरिक है, अंदर की तरफ होती है बेटा, ये सबसे अंदर की तरफ। भाई लेयर की सबसे, अब जो आपकी वॉल है, वॉल की सबसे लेयर की जो ब्लू वाली मैंने बना रखी है टेपिटम की लेयर, पहली बात, ठीक है। सबसे इंटरनल लेयर है, सबसे इंटरनल लेयर है। और ये लेयर क्या करती है, ये नए बने हुए यानी कि नए जो परिवर्तित पराग कण है, नर युग्मक है, उन नर युग्मकों को क्या देती है, ये पोषण देती है। नर युग्मकों को क्या देती है, पोषण देती है। क्या देती है, ये पोषण देती है। और पोषण देने के लिए ही इसे आप लोग क्या बोलते हो, इसे आप लोग क्या बोलते हो, पोषुतक बोलते हो। क्या बोलते हो, पोषुतक। पोषुतक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पराग कणों को विकास के लिए, विकास मतलब उनको बनने के लिए क्या दे रही है, ये पोषण दे रही है, ठीक है। अब बात करें इसके अंदर क्या होता है, इनमें सघन कोशिका द्रव है, ये याद रखना। कैसा कोशिका द्रव होता है, सघन कोशिका द्रव और स्पष्ट केंद्रक, ये चीज इंपॉर्टेंट है। सघन कोशिका द्रव और क्या होता है, स्पष्ट केंद्रक, स्पष्ट केंद्रक, ठीक है। सघन कोशिका द्रव और स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। अब दूसरी कि इनकी कोशिकाएं जो बहुकेंद्र की भी होती है, बहुकेंद्र की मतलब एक से ज्यादा केंद्रक होते हैं और आकार में थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है। फिर इसके प्रकार दो प्रकार की होती है, अमीबिया और ग्रंथिलिया स्त्रावी टेपिटम। सामान्यतः जो द्विबीजपत्री पौधे हैं, सामान्यतः जो पौधे होते हैं उनमें ये क्या है कि ग्रंथिल या फिर स्त्रावी प्रकार की टेपिटम पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि ये स्त्रावी टेपिटम जो है इससे यूबिस कण निकलते हैं, याद रखना। कौन से कण निकलते हैं, यूबिस कण निकलते हैं। कौन से कण निकलते हैं आप लोगों के, यूबिस कण निकलते हैं, ठीक है ना। और यूबिस कण जो है वो क्या है कि उसमें एक शब्द, एक वर्ड होता है स्पोरोपोलिनिन। इन यूबिस कणों से क्या निकलता है, स्पोरोपोलिनिन। आप लोग पढ़ोगे, अभी आप लोगों को जो पराग कण की संरचना बताऊंगा तब मैं आप लोगों को बताऊंगा स्पोरोपोलिनिन क्या होता है। ये एक ऐसा पदार्थ है, एक प्रतिरोधी पदार्थ है। प्रतिरोधी का मतलब पता है क्या होता है कि ये एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिसके ऊपर ना तो तापमान का, ना किसी रसायन का, किसी का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, यानी ये पराग कणों की बाह्य परत का निर्माण करता है, ठीक है। तो आज अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी पुष्प के अंदर क्या होता है, जनरली 2 भाग होते हैं जनन के लिए, नर जननांग और मादा जननांग। नर जननांग की हम लोग बात करें तो नर जननांग के अंदर क्या आता है, पहली बात कि उसको आप लोग पुंकेसर बोलते हो। पुंकेसर के अंदर 3 भाग होते हैं। जो पुष्पासन से लंबी ग्रंथनुमा संरचना लगी रहती है पुतंतु कहलाता है। पुतंतु के ऊपर परागकोश होता है, परागकोश द्विपालन संरचना है, ठीक है। अब ये परागकोश योजी के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। जब हम परागकोश को काट कर देखते हैं तो ये द्विपाली संरचना दिखाई देती है। प्रत्येक पाली में 2 वेशम, भाई ये एक पाली है, इसमें 2 वेशम, 1 2, इसमें 2, यानी कि ये ऐसी संरचना दिखाई देती है। चतुष्कोष्ठक है, चतुष्कोष्ठक के मतलब 4 कोष्ठक दिखाई देते हैं, राइट। अब फिर हम लोग अगर इसका अनुप्रस्थ काट कर देखें तो अनुप्रस्थ काट जब हम लोग काट कर देखते हैं तो परागकोश जो है वो एक लगभग गोलाकार, पूरी गोल नहीं होती, लगभग गोलाकार संरचना होती है, जिसमें 2 संरचनाएं दिखाई देती हैं, पराग भित्ति और बीजाणुजन ऊतक, ठीक है। पराग भित्ति के अंदर 4 परतें होती है, बाह्य त्वचा, अंतःथीशियम, मध्य परत और टेपिटम। बाह्य त्वचा, अंतःथीशियम, मध्य परत और टेपिटम। बाह्य त्वचा एपिडर्मिस सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, एकल कोशिकाओं की एक परत है। अंतःथीशियम बहुत इंपॉर्टेंट परत है, कई बार क्वेश्चन लेके आती है। अंतःथीशियम जो है ये इसकी कोशिकाएं अल्फा सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। दूसरा, ये कोशिकाएं आर्द्रताग्राही होती है, नमी को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करके रखती है। क्यों, क्योंकि नमी क्यों जरूरत है, पराग कणों को जर्मिनेट होने के लिए, उनको परिवर्तित होने के लिए नमी की आवश्यकता होती है। जैसे ही इस परत के अंदर नमी की कमी होती है तो इनकी कोशिकाओं में खिंचाव उत्पन्न होता है और ये लेयर फट जाती है, और फटने के साथ ये क्या करती है, पराग कणों के या पराग कोश के स्फुटन में सहायता करती है। स्फुटन मतलब पराग कोश से पराग कणों का निकलना,
फिर बात करते हैं हम लोग आगे। फिर तीसरी परत आती है मध्य परत, इसकी 1 से 3 परतें होती है बस। चौथी आती है टेपिटम। टेपिटम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग पोषक बोलते हो। पोषक मतलब कि ये पोषण देने का काम करती है, ठीक है, पोषण देने का काम करती है। फिर इसकी कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य वाली, आकार में बड़ी और स्पष्ट केंद्रक की होती है, ठीक है ना, केंद्रक स्पष्ट होता है। फिर इसमें बहुकेंद्र की अवस्था होती है। बहुकेंद्री मतलब एक से ज्यादा केंद्रक होते हैं। फिर क्या कह रहा है कि सामान्यतः ये 2 प्रकार की होती है, अमीबिया और स्त्रावी। मोस्टली पौधों के अंदर क्या होती है, स्त्रावी टिपिटम पाई जाती है, राइट। स्त्रावी टिपिटम क्या करती है बेटा, यूबिस कणों का स्त्राव करती है। जो यूबिस कण स्पोरुलिन नामक एक पदार्थ, प्रतिरोधी पदार्थ बनाते हैं। ये स्पोरुलिन क्या है, पराग कणों को लंबे समय तक जीवित रखने में मदद करता है, ठीक है। फिर आता है आप लोगों का लास्ट बीजाणुजनक। बीजाणुजनक की अगर मैं बात करूं तो बीजाणुजनक जो है ये इसमें आवृत कोशिकाएं, बीजाणु मात्र कोशिकाओं का समूह होता है और यही बीजाणु मात्र कोशिकाएं आपस में चलकर या आगे चलकर लघु बीजाणु या फिर पराग कण को बनाती है, पराग कण को बनाती है, ठीक है। ओके, थैंक यू।